वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। एनसीईआरटी समरी में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 8, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, व्यापार से क्षेत्र तक। हिस्ट्री बोरिंग लगती है, चिंता की बात नहीं है। आज हम पढ़ेंगे इसको हिस्ट्री से, बिल्कुल स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे, कैसे चीज़ें कब कब घटित हुई हैं, एकदम स्टोरी में समझ जाएंगे उसको इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आइए, चैप्टर का नाम ही है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, मतलब व्यापार से क्षेत्र तक। इसका मतलब ये हो गया कि जो जो कंपनियां इंडिया में आई वो पहले आई व्यापार के मकसद से, लेकिन एक समय बाद ऐसा हो गया कि वो व्यापार छोड़ करके या व्यापार के साथ साथ भारत के क्षेत्रों पर भी राज करने लगी। भारत के क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया उन्होंने, यहाँ के लोगों को गुलाम बना दिया। तो इस प्रकार की स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई, इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। वैसे आप सभी थोड़ा बहुत जानते होंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका नॉर्मली जो स्टार्टिंग पीरियड है वो 1757 से माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी समय एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वार होता है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी की लड़ाई जो होती है वो 1757 में होती है, और यहीं से जो यूरोपियन कंपनीज है वो इंडियन टेरिटरीज पे डोमिनेंस करना शुरू करती हैं। तो ये बैटल ऑफ प्लासी तक स्थिति पहुँचती कैसे है? अचानक से बैटल ऑफ प्लासी थोड़ी हो जाता है। तो कैसे वहाँ तक मामला पहुँचता है, कैसे एक मौका बनता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसके लिए। तो उस मौके को समझने के लिए, हर चीज़ों को समझने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए हम आइए समझते हैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो आप जानते हैं, देखिए प्राचीन काल से ही भारत पे बहुत सारे शासकों का राज रहा है। मौर्य गुप्तन से बात करें, उसके बाद आ जाते हैं सल्तनत पीरियड में आ जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबम, इन सब की बात करते हुए हम आ जाते हैं मुगल काल में। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सब की बात करते हुए आ जाते हैं। तो देखेंगे आप कि मुगल काल में जो है बहुत से मजबूत बिल्कुल शासक हुए। ओके, बहुत पावरफुल शासक हुए। लेकिन एक शासक की हम यहाँ बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि उसका जो कनेक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं इंडिया में जो ब्रिटिशर्स हैं, जो यूरोपीय कंपनियां हैं, उनके डोमिनेंस का एक रीजन बन जाता है। क्यों? देखिए, औरंगजेब जो था वो मुगल का आखिरी सबसे शक्तिशाली या ताकतवर नेता, शासक कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा पावरफुल ये मुगल रूरल था। ओके, तो चूंकि ये पावरफुल था, तो उसके टाइम पे जब कंपनियां थीं, ऐसा नहीं कंपनियां इसके मरने के बाद आई, नहीं, कंपनियां तो पहले ही आ गई थी। लेकिन जब तक ये था तब तक किसी भी कंपनी की हिम्मत नहीं करती थी कि वो इंडिया में व्यापार के अलावा कुछ और भी काम करे, जैसे कि टेरिटरी पर कब्जा करना, अपने किले का, अपना जो उसका फैक्ट्री है उसका किलाबंदी करना। किसी की हिम्मत नहीं होती थी, बिकॉज वो बहुत पावरफुल था। इस वजह से क्या होता है कि कोई भी कंपनी उस समय एक्सपेंशन के बारे में कुछ भी नहीं सोच पाती है। सारे लोग अपने व्यापार के बारे में ही सोचते हैं, और जा करके औरंगजेब के दरबार में जी हजूरी करते थे, उसको कई सारे गिफ्ट्स देते थे, मतलब उसको खुशामद करते थे ताकि वो खुश रहे, उनको कुछ परेशानी ना हो। लेकिन होता क्या है कि 1707 में बड़ी घटना होती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो दिल्ली, जो कि उस समय एक सेंटर थी, एक केंद्र था शक्ति का, पावर का, वो क्या होता है, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के बाद जो मुग़ल शासक आते हैं उसमें खास करके आपके जो है अलीवर्दी खां हैं, और दो तीन शासक और उसके पहले जो उतने इम्पोर्टेंट है नहीं। तो इस प्रकार के जो शासक हैं ये लोग बहुत ही वीक हुए, बहुत ही कमज़ोर रहे। न लोगों के ऊपर इनका होल्ड था, न अपने शासन में काम करने वाले लोगों के ऊपर होल्ड था, न इनके टेरिटरी में आने वाले जो नवाब थे उन पर इनका होल्ड था। तो बहुत ही ये कमज़ोर थे। अब इसी कमज़ोरी का फायदा, कि कहीं भी कमज़ोरी रहती है तो दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो उस समय जो यूरोपियन कंपनीज थी वो ये देख रही थी कि जो नवाब है काफ़ी वीक है, और इंडिया में लूटने के लिए, खाने के लिए काफ़ी कुछ है, तो क्यों ना अब इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो इस तरह से एक माहौल बनने लगा लोगों के दिमाग में, जो यूरोपियन कंपनीज थे उनके दिमाग में ये बात आने लगी कि हम ट्रेड से भी बढ़कर कुछ और भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, एक यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये फ़ोटो है असल में जो क्रांति होती है 1857 की, आप सभी ने उसके बारे में सुना होगा, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बारे में। तो थोड़ा सा एक मतलब दिखाने के लिए कि किस प्रकार से, किस कदर मुगल बादशाह कमज़ोर हो गए थे कि उनको दबाया गया। देखिए, ये बहादुर शाह जफर हैं, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर ये बीच में खड़े थे, बुढ़े से बिल्कुल बेचारे हैं, जैसे लग रहा है कि पता नहीं कौन है, कोई ताकत लगी नहीं रही इनके अंदर। ओके, सिर्फ उम्र से बात नहीं है, एटीट्यूड भी देखकर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है।
और ये इनके बच्चे हैं, यहाँ पे देखिए सन्स हैं इनके, इनका ये देखिए बेटा पकड़ा जा रहा है, मारा जाएगा। ओके, तो अपने बेटे के साथ हैं, इनके बेटे को जो है कैप्टन हडसन क्या कर रहा है, गिरफ्तार कर रहा है। ये कैप्टन हडसन यहाँ खड़ा हुआ है। ओके, क्यों? आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल रूरल। मैंने कहा कि औरंगजेब के बाद कोई भी पावरफुल रूरल नहीं था, बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यूड टू बी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट। लेकिन चूंकि हमारे देश में मुगलों का शासन रहा, तो मुगल एक छत्र राज किए हैं, तो मुगलों को जो देश की जनता थी ना, वो एक सिंबॉलिक हेड, मतलब कि हमारे देश के ये मुखिया हैं, इस तरह से देखा जाता था। भले ही औरंगजेब के बाद जो शासक हुए कमज़ोर हुए, लेकिन उनका जो सिंबॉलिज्म था वो तो बरकरार था। देश के मुखिया के तौर पे, देश के नेता के तौर पर तो वो इस्टेब्लिश्ड थे। तो क्या हुआ, जब 1857 का जब क्रांति होता है, तो चूंकि सिंबॉलिकली जो ये थे हमारे देश के हेड थे, तो जो क्रांति करने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इनके पास गए, बहादुर शाह जफर के पास, और इनको नेता बनाया। कहा कि आप हमारे जो विद्रोह का वो नेता बनेंगे। तो फिर जब विद्रोह हुआ, उसके बाद विद्रोह दबा दिया गया। तो जाहिर सी बात है, जब विद्रोह दबाया जाएगा तो जो जो लोग विद्रोह को भड़काने में हेल्प किए होंगे उन पर फिर गाज गिरेगी, उनको सरकारें पकड़ती ही हैं। तो उसी प्रकार से जो ब्रिटिश उस समय हुकूमत स्टार्ट होने वाली थी, हो गई थी, वो हुकूमत क्या करी, बहादुर शाह जफर को पकड़ी, क्योंकि ये क्या थे, नेता थे उसके। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इनको पकड़ा गया और इनको जबरदस्ती जबरन इनको अपने राज्य से निकाला दिया गया और इनके बच्चों को मार दिया गया। सोचिए कितना ज़्यादा कंपनी की कह सकते हैं कि हिम्मत बढ़ गई थी कि उन्होंने हमारे देश के मुखिया के बेटों को मार डाला, मुखिया को निकाला दे दिया घर से। तो ये इस कदर स्थिति पहुंच गई थी 1857 तक। लेकिन अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, अभी तो हम कहाँ पे हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद है। अभी हम बैटल ऑफ प्लासी के तक बढ़ रहे हैं कि बैटल ऑफ प्लासी कैसे आखिर हो गया। ओके, अब देखिए हमने ये एक बैकग्राउंड समझ लिया कि मुगलों के बाद जो है जो सेंटर है दिल्ली जो है काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया। इसका फ़ायदा यूरोपियन कंपनी उठाना चाहती थी। तो अब आइए एक कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि जो यूरोपियन कंपनी थी वो कैसे इंडिया आती हैं और फिर कैसे वो ट्रेड स्टार्ट करती हैं, और इंडिया आती क्यों है, क्यों इंडिया आती हैं आखिर, इतना ज़रूरी, इतना दूर से उनको इंडिया आने की ज़रूरत क्या है। तो आप देखिए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम जो ब्रिटिश वाली कंपनी उसे हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और मेनली जो इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है जहाँ पे भारत के ऊपर राज किया गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही किया गया है, ब्रिटिशर्स ने ही किया है। हालांकि कई और यूरोपियन कंपनियाँ जैसे फ्रांस की कंपनी भी है, वहाँ आप देखेंगे डच की कंपनी भी है, स्पेन इत्यादि कई कंपनियाँ आती हैं, पुर्तगाल की कंपनियाँ आती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कि ब्रिटेन की कंपनी है। ओके, तो होता क्या है 1600 में देखिए, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी अ सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनी। अब देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने कहा कि जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, जो ब्रिटेन की महारानी थी उस समय, इन्होंने क्या किया, सन 1600 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दिया। अधिकार क्या दिया कि आपको पूर्व से मतलब देखिए ब्रिटेन है यहाँ पर, और ब्रिटेन के पूर्व में पड़ता है भारत। ओके, भारत या फिर बाकी जो देश हैं जैसे एशिया के जो कंट्री हो गए, ब्रिटेन कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में है, लेकिन जो एशियन कॉन्टिनेंट है वो यूरोप महाद्वीप के ईस्ट में पड़ता है, ईस्ट में, ओके, पूर्व की तरफ पड़ता है। इसीलिए इसको कहा गया कि ईस्ट की तरफ व्यापार आप कर सकते हैं, मतलब कि उसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं है, उसमें इंडोनेशिया भी आएगा, उसमें चाइना भी आएगा, उसमें और बाकी कंट्रीज जो कि ईस्ट की तरफ पड़ते हैं सारे आ जाएंगे। ओके, तो 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को एकदम एक छत्र राज अधिकार देती है कि आप जाइए ईस्ट में व्यापार करिए, और आपके अलावा ईस्ट में ब्रिटेन से, ध्यान रखें ब्रिटेन से, पूरे यूरोप से नहीं बात हो रही है, ब्रिटेन से कोई भी और कंपनी व्यापार करने की अधिकारी नहीं होगी। तो यही मतलब है सोल राइट का। सोल राइट मतलब कि केवल और केवल आप ही पूर्व में जा करके व्यापार कर सकते हैं। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक मर्केंटाइल कंपनी थी। मर्केंटाइल कंपनी का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी कंपनी जो चीज़ों को क्या करती है, खरीदती है और बेचती है, सस्ते दाम पे खरीदती है और महंगे दाम पे बेच देती है, यही मतलब होता है मर्केंटाइल कंपनी का। लेकिन ये तो हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई और उसे किस प्रकार के अधिकार दिए गए क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी आखिर इस्टेब्लिश क्यों हुई, इसके पहले 1600 में क्यों इस्टेब्लिश, इसके बाद या इसके पहले क्यों इस्टेब्लिश हुई। देखिए ये कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यूरोप की ये पहली कंपनी नहीं थी जो कि भारत से व्यापार करना चाहती है। हुआ क्या, हुआ ये कि 1498 में
पहले आप इस रूट को देख लें। ये जो रूट है ना, ये ब्रिटिश देखिए आइलैंड है, और ये देखिए यहाँ सेंट हेलेना होते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडिया की तरफ आता है। ओके, तो इस रूट के बारे में सबसे बड़ी खास बात यह है कि देखिए जो वास्को डिगामा करके एक व्यक्ति था, वो क्या था, पुर्तगाल का था। ही वॉज अ पुर्तगीज एक्सप्लोरर। वो पुर्तगाल का एक खोजी था। खोजी मतलब ढूंढने वाला, जगहों को ढूंढने वाला, रास्तों को ढूंढने वाला। उसने क्या किया, 1498 में इंडिया के लिए एक रास्ता ढूंढा। ओके, और रास्ता ढूंढा तो रास्ता कैसा बनता था, कैसा दिखता था, वो रास्ता कुछ इस प्रकार का था। ये मान लीजिए यूरोप का पूरा हिस्सा है, तो यूरोप से जो है ऐसे अफ्रीका के पश्चिम से होते हुए आपको केप ऑफ गुड से होते हुए फिर आपको इंडिया पे आना था। तो ये रास्ता ढूंढा। तो जब उसने जो वास्को डिगामा था उसने ये रास्ता ढूंढा, उसके बाद वो इंडिया पहुंचा 1498 में। तो इंडिया पहुंचने के बाद वहाँ यहाँ पर आया तो उसने यहाँ पर से कई सारी चीज़ें खरीदी। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही फेमस है, जैसे कॉटन। जो क्वालिटी ऑफ कॉटन होता था इंडिया में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के होते थे, बहुत ही फेमस होते थे। सिल्क के कपड़े जो होते थे वो, प्लस ब्लैक पेपर, जिसे काला सोना भी बोलते हैं। ये ब्लैक पेपर मतलब हो गया काली मिर्च, क्लोस मतलब हो गया लौंग, कार्डामम हो गया, चिनामोर हो गया। ये सब बहुत ही ज़्यादा डिमांड में थे यूरोप में, मतलब यूरोप में इनकी काफ़ी डिमांड थी और ये इंडिया में मिलते थे। तो वास्को डी गामा जब इंडिया खोजा 1498 में एक रूट से, तो यहाँ से वो इन चीज़ों को खरीदा और ख़रीद करके अपने शिप पर लादा और वापस गया यूरोप, पुर्तगाल में गया। और उसने इन चीज़ों को, मान लीजिए कि अगर इसने क्लोव्स जो लौंग होती है उसको 1 रुपये में खरीदा, तो जाकर के यूरोप में 60 रुपये में बेचा। कितने रुपये में, 60 रुपये में, मतलब 600 गुना प्रॉफिट। सोचिए कितना ज़्यादा इसने प्रॉफिट कमाया, 60 गुना प्रॉफिट कमाया। ओके, 60 गुना प्रॉफिट कमाया, मतलब 60 गुना प्रॉफिट है ना ये। तो 1 रुपये में चीज़ खरीदा और उसके 60 गुना प्रॉफिट कमाया इसने। तो ये जब प्रॉफिट हुआ ना तो उसमें बड़ा मतलब अच्छा लगा। तो फिर दोबारा वो आया, दोबारा भी आया और फिर खरीदा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, पुर्तगाली जो है यहाँ पर व्यापार करना शुरू कर दिए। अब पुर्तगालियों का जब देखा देखी, जो बाकी यूरोपीय देश थे जैसे फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, ऐसे हो गया, डच वाले हो गए, इससे हो गए, डेनमार्क हो गया, तो इन सब लोग भी देख रहे थे। और जो ब्रिटेन था वो भी देख रहा था कि ये पुर्तगाली हैं, ये इंडिया में जाते हैं और इस प्रकार की जो बहुत अच्छी जो चीज़ें जो यूरोप में बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड होती हैं, उन चीज़ों को वहाँ पे सस्ते दाम पे खरीद कर लाते हैं और यहाँ पे महंगे दाम पर बेच देते हैं और खूब मुनाफा कमाते हैं। तो क्यों ना हम भी कमाएं। तो ये दिमाग में बात वहाँ की यूरोप के हर देश के शासक, हर देश की कंपनियों में घुसती गई। तो इस वजह से जब पुर्तगाल वहाँ कमाना शुरू किए तो बाकी कंपनियाँ भी कमाना शुरू की। तो आप देखेंगे कि पुर्तगालियों के बाद और भी कंपनियां, जो ब्रिटेन वाली कंपनी वो तीसरे नंबर पर इंडिया में आती है। तो यहाँ पर फिर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती है और कहती है कि जाओ इंडिया से व्यापार करो, तुम्हें मुनाफा कमाओ, तुम क्यों पीछे रहोगे, हमारा देश क्यों पीछे रहे। ओके, तो इस वजह से देखेंगे आप कि ऑल यूरोपियन कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन ट्रेड विथ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे क्या था, मुनाफा था, बहुत ही ज़्यादा मुनाफा था। ओके, तो आपको आई होप कि ये चीज़ें बिल्कुल स्टोरी फॉर्म में समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हूँ तो लाइक ज़रूर करिएगा और लोगों तक ये शेयर करिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कमेंट करिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ओके, तो ये बात है। अब आइए बात करते हैं। अब देखिए, जब ढेर सारी कंपनियां आएंगी इंडिया में तो होगा क्या कि सारी कंपनियां यहाँ से खरीदना स्टार्ट करेंगी। तो इंडियन जो यहाँ सेलर थे काफ़ी ज़्यादा रिच होने लगे, क्योंकि जो ये कंपनियां थी ये यूरोप से गोल्ड लाती थी और गोल्ड के बदले सारी चीज़ें खरीदती थी। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और इन चीज़ों से वो खरीद करके वापस ले जाकर अपने देश में बेचती थी। लेकिन आप जानते हैं कि जब चीज़ों का डिमांड बढ़ता है, एक सिंपल सा इकोनॉमिक्स का ये रूल है कि जब भी डिमांड ऊपर जाएगा, ओके, और डिमांड के हिसाब से अगर आपकी आपूर्ति नहीं हो पाएगी, सप्लाई अगर नहीं हो पाएगी, बराबर सप्लाई नहीं होगी, तो होगा क्या कि डिमांड ऊपर जा रही है, सप्लाई बराबर अगर नहीं है, तो जो दाम है, जो प्राइजेस हैं वो क्या होंगे, वो ऊपर जाते हैं। कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा मांग है लेकिन जितनी मांग है उतनी सप्लाई हो नहीं पा रही है, तो क्या हुआ, उसकी मांग के हिसाब से उसके दाम में भी क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। तो फिर जब ढेर सारी यूरोप की कंपनियां इंडिया आ करके इन चीज़ों को खरीदना शुरू करती हैं, तो यहाँ पर सप्लाई उतनी बढ़ती नहीं, तो फिर क्या होता है, दाम में वृद्धि होती है। दामों में क्या होती है, वृद्धि होती है। द कॉम्पिटिशन एमंग्स यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबली, मतलब आवश्यक रूप से, पुश्ड अप द प्राइस,
प्राइस क्या कर दिया, बढ़ा दिए, क्योंकि लगातार ये आपस में कंपटीशन कर रहे थे। तो अब जब प्राइस बढ़ जाएगा, मान लीजिए जो चीज़ आप 1 रुपये में खरीद करके पहले 60 रुपये में बेचते थे, अब वही चीज़ अगर आप 20 रुपये में खरीद रहे हैं और 60 रुपये में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट तो कम हो गया। तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट, रिड्यूस द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कम हो गया। और जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग में खुरापात आएगी, किस प्रकार से जो मेरी प्रॉफिट थी, पहले मैं 1 रुपये में खरीदता था, 60 रुपये में बेचता था, अब 20 रुपये में खरीदता हूँ और 60 रुपये में बेचता हूँ, इस प्रॉफिट को मैं कैसे बढ़ाऊँ, मैं कैसे इस प्रॉफिट को बढ़ाऊँ। अब इनके दिमाग में ये बात घुसने लगेगी, चलने लगेगी। तो अब क्या होगा, इस प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में ये कहेंगे इंडियंस को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पावरफुल लीडरशिप है। वहाँ पे औरंगजेब था, उसके पहले के भी जो लीडर थे वो पावरफुल थे, क्योंकि ये 1500 से ही, सन 1500 से ही जो यूरोपीय कंपनियाँ थी वो आना शुरू कर दी थी। ओके, और 1600 में तो आप ये इसका गठन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इस प्रकार देखें ना, 1664 में फ्रांस आता है, जो कि सबसे आखिरी होता है। तो तब तक तो औरंगजेब था ही, और उसके पहले के जो इंपॉर्टेंट जो मजबूत रूलर थे वो भी थे। तो इस समय तो ये इंडिया के टेरिटरी पर कब्जा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि चलो आपस में ही एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं, मतलब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे को यहाँ से भगाते हैं। तो इन्होंने ये स्ट्रेटजी शुरुआत में अपनाई, और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स, जो अपने में जो विरोधी ताकतें हैं जो यूरोप की ही थी, उनको हटाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, उन्होंने किया ये 17th और 18th सेंचुरी के बीच में क्या होता है कि ये जो यूरोपीय कंपनियां थी ना, ये आपस में लड़ना शुरू करती हैं। तो अब चूंकि ये आते थे शिप के माध्यम से, समुद्र का रास्ता पकड़ के आते थे, तो एक दूसरे के शिप को ये डुबाना शुरू कर दिए, रूट ब्लॉक करना शुरू कर दिए। एक कंपनी मान ली कोई आ रही तो दूसरी कंपनी इसके सामने आ खड़ी होगी, तो 2-3 जहाज लेकर के अपना, और कहीं तुमको जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार चीज़ें एक दूसरे को फायरिंग भी करना शुरू कर दिए, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिए। तो काफ़ी चीज़ें मतलब कि उन्होंने जो इनसे बन सकता था वो सारे काम उन्होंने किए, ताकि वो दूसरी जो उनकी राइवल कंपनियां हैं उनको अपने व्यापार से बाहर, मतलब कि इंडिया के व्यापार से बाहर कर सकें और इनका प्रॉफिट बढ़ सके। और इसी क्रम में जैसे होता क्या था कि जो कंपनियां थी यूरोप की, वो इंडिया में आती थी तो फैक्ट्रीज बनाती थी। और फैक्ट्री किस लिए बनाती थी, क्योंकि उनको सामान खरीदना होता था और फैक्ट्री में वो रखते थे, फिर वहाँ से वो अपने देश के लिए एक्सपोर्ट करते थे। तो फैक्ट्रीज बनाती थी, तो क्या होता था कि एक कंपनी दूसरे देश की फैक्ट्री पर भी अटैक करती थी। तो इस वजह से क्या था, फैक्ट्रियों पर भी खतरा मंडराता था। तो काफ़ी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का ये चक्कर में रहते थे। तो अब देखिए, इस चक्कर में जब एक देश का जो कंपनी होगा वो दूसरे देश की फैक्ट्री पे जब आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, तो क्या होगा, जो दूसरे देश का कंपनी होगा वो सोचेगा ना कि मेरा फैक्ट्री सुरक्षित हो, ये सेफ हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, अपनी फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन कर दूँ, मतलब फैक्ट्री की किलाबंदी करना, फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर देना। तो वो क्या किए, फिर किलाबंदी करना शुरू किए। आल्सो फोर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग पोर्ट्स, मतलब जहाँ से वो ट्रेड करते थे जिस पोर्ट से, उसका क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने, फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी करना शुरू कर दिया विद आर्म्स, हथियारों के साथ। अब देखिए, अब जब ये ऐसा होगा तो ये तो हो रहा है, जो यूरोपियन कंपनियां हैं वो आपस में अपनी सुरक्षा के लिए कर रही हैं, एक दूसरे को एलिमिनेट करने के लिए कर रही हैं। लेकिन जब ऐसा होगा तो जो वहाँ का लोकल रूलर होगा, जो इंडिया में जहाँ पर वो कंपनी का वो फैक्ट्री है और वो किलाबंदी कर रहा है, तो जो वहाँ का लोकल रूलर होगा ना, वो ये देखेगा जब ना, तो क्या होगा, उसके दिमाग में कुछ और आएगा। क्योंकि किलाबंदी करना एक तरह से आप देखेंगे, जो लोकल रूलर है उसको ये लगेगा कि ये जो है कंपनियां व्यापार करने में किलाबंदी क्यों कर रही हैं, कहीं ये आक्रमण करने का तो नहीं सोच रही है, कहीं ये हम आक्रमण इनके ऊपर करने वाले हों, कुछ ऐसा ये कर रही है कि हमको इनके ऊपर आक्रमण करना ही पड़े, और ये अपने लिए सुरक्षा पहले से तैयार कर रही है। उसके दिमाग में ढेर सारी बातें आएंगी। तो क्या होगा, दिस लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद द रूलर्स, लोकल रूलर्स। तो इसकी वजह से, किलाबंदी इत्यादि की वजह से, आर्म्स रखने की वजह से, जो लोकल वहाँ के शासक थे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट इनका बढ़ने लगा। ओके, अब जब ऐसा होगा तो दिस वे, इस तरह से कंपनीज फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपोर्ट ट्रेड फ्रॉम सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब जब ऐसा होगा तो जो कंपनियां वहाँ की थीं, वो जाहिर सी बात है ट्रेड से पॉलिटिक्स को अलग करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स और ट्रेड इंडिया में दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। फिर जब इस तरह से वो काम करेंगे, उनके काम करने तरीका ऐसा रहेगा, तो ये चीज़ फिर यहाँ पे लोकल रूलर की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू हो गया, और फिर इन कंपनियों के लिए मुश्किलें आना शुरू हो गई। ओके, अब देखिए, ये तो हमने एक
जनरल बात करी जितने भी यूरोपियन कंपनी थे सबके बारे में। लेकिन अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में जो ट्रेड है कब शुरू करती है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाती है कहाँ पर? बैंक ऑफ रिवर ऑफ हुगली, हुगली के किनारे 1651 में। हुगली कहाँ पर है? ये बंगाल में, आज के बंगाल में पड़ता है, कलकत्ता में पड़ता है। तो ये हुगली नदी के किनारे 1651 में पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित करती है और 1696 तक ये बिगेन फोर्ट अराउंड इट, मतलब इन्होंने क्या किया कि अपनी फैक्ट्री बनाई और 1696 ईस्वी तक ये अपनी फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन मतलब फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने फैक्ट्री को किलाबंदी करना शुरू कर दिया। ओके, तो इस प्रकार की स्थिति जब होती है तो क्या होता है कि जो मुगल शासक होते हैं वो मतलब गुस्सा जाते हैं और जाहिर सी बात है वो गुस्सा होंगे ही। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस है इसको आप अवॉइड करिएगा। तो अब वो गुस्सा क्यों होंगे? अब आप किलाबंदी करेंगे उनके एरिया में रह करके तो उनको एक तरह से कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ और बातें उत्पन्न तो होंगी। तो इस चीज़ को देख करके वो जो कंपनियां थी उनके ऊपर खफा होना शुरू हो गए। तो अब देखिए, जो उसमें मुग़ल एम्पायर था तो ऐसा तो है नहीं कि हर बात डायरेक्ट जो है जो मुग़ल बादशाह थे उन तक पहुंचती थी, नहीं। तो छोटे छोटे लेवल पर जो अधिकारी होते थे वो अधिकारी पहले जाके बताएंगे ना मुग़ल बादशाह को, क्योंकि अब इतना बड़ा उनका साम्राज्य है, उसमें छोटी जगह पे कोई अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस को किलाबंदी कर रहा है, फोर्टिफिकेशन कर रहा है, तो उनको थोड़ी पता चलेगा जब तक कि उनका कोई अधिकारी बताएगा नहीं। तो इसके लिए क्या करती थी कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने मुग़ल ऑफिशियल्स को 1698 में क्या किया, इन्होंने मुग़ल ऑफिशियल्स इन 1698 इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। देखिए ये हुआ, इससे पहले इन्होंने क्या किया, कंपनी के जो ऑफिशियल थे उनको ब्राइब दिया, बहुत सारी घूस दिए, तब जाके ये स्थिति होती है। खूब ब्राइब दिया, जिसके बाद क्या होता है कि जो मुग़ल ऑफिशियल्स थे वो 1698 में क्या करते हैं, कंपनी को जमींदारी राइट्स देते हैं 3 गाँवों की। कौन कौन से 3 गाँव थे? कैलिकटा, गोविंदपुर, सुल्तानाती। तो इन 3 गाँवों की क्या देते हैं, जमींदारी देते हैं। लेकिन कब देते हैं? जब ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी ज़्यादा ब्राइब वगैरह देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्राइब्ड मुग़ल ऑफिशियल्स। ओके, इसके बाद ये फोर्टिफिकेशन वगैरह पे भी ज़्यादा बोलते नहीं है कि हाँ ठीक है तुम करो फोर्टिफिकेशन, हम बताएंगे नहीं मुग़ल बादशाह को। तो कई सारी चीज़ें हमारे लोकल्स जो होते हैं वो इनकी हेल्प से यूरोपियन कंपनियाँ जो है अपने आप को इस्टेब्लिश करती हैं, खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन के लोग थे ना, उनको पता था अच्छी तरीके से कि कैसे इंडियंस से काम अपना निकालना है, कैसे इनको फंसा के रखना है। तो लेटर कुछ समय बाद क्या हुआ, जो ये 3 विलेज मिले थे ना, इन 3 विलेज को कालीकाटा, गोविंदपुर और जो सुल्तानाती, ये 3 विलेज जो है आपस में मिल करके फिर कल को क्या बनते हैं, कैलकाटा बोलते हैं, जिसको आज हम कोलकाता बोलते हैं। तो कल कोलकाता जो है इसी 3 गाँव से मिल करके बना हुआ है। ओके, अब देखिए, मुगल एम्परर औरंगजेब इशूड अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब मुग़ल बादशाह से भी जाकर के खुशामद करते थे, वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उनको ब्राइब देते थे। तो मुग़ल ऑफिशियल्स जो हैं वो मुग़ल बादशाह के पास जाते थे, उनसे बताते थे कि हाँ अच्छी कंपनी है, अच्छा से ध्यान रखते हैं चीज़ों का, अच्छे से व्यापार करते हैं, किसी और चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ईस्ट इंडिया मतलब यूरोप के भी कुछ चीज़ों को ला कर देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, एक ठीक ठाक माहौल बन जाता था। ओके, तो ये क्या होता था कि जब ऐसा माहौल बना और ये लगातार कंपनी वाले मुग़ल बादशाह से थोड़े से रियायत की मांग करते थे कि बादशाह हुजूर हमें कुछ थोड़ी सी रियायत दी जाए, हम कंपनियां हैं, थोड़ा प्रॉफिट हमको हमारा बढ़ना चाहिए, तभी हम बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ओके, तो मुग़ल बादशाह ने कहा कि ठीक है भाई, आपको हम क्या देते हैं, हम आपको राइट देते हैं ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का, मतलब आपको ड्यूटी पे नहीं करना, आप ट्रेड करिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ओके, तो फरमान इन्होंने क्या किया, जारी किया। फरमान क्या होता है, एक रॉयल एडिक्ट होता है या फिर रॉयल ऑर्डर जिसे बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई बात कही गई होती है, कोई अधिकार दिया गया होता है किसी चीज़ के बारे में, तो फरमान जारी कर दिया। लेकिन अब फरमान जारी हुआ तो कंपनी के लिए जारी हुआ ना, कि कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अधिकार है। लेकिन होता क्या है कि जो कंपनी के प्राइवेट, जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते हैं, जो कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो प्राइवेट ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसे अब मान लीजिए कि आप ही अगर हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए, और फिर आप यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, कंपनी जो भी चीज़ें यहाँ खरीदती है उस पर ड्यूटी नहीं लगता है, जो भी चीज़ें यहाँ से बेचती है ले जा करके बाहर, उस पर ड्यूटी नहीं लगता है। तो अब आप भी अपने घर से आते होंगे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए, काम करते होंगे, फिर कभी कभी अपने घर भी जाते होंगे, और तो क्या होगा कि आप खुद भी सोचेंगे कि यार मैं भी कुछ चीज़ें खरीदूँ और खरीद के ले आकर वहाँ पे बेच दूँ तो मेरा भी प्रॉफिट होगा।
तो आप भी उस ड्यूटी फ्री का ट्रेडिंग का फ़ायदा उठाने लगते हैं और आप भी यहाँ पर चीज़ों को खरीदते हैं, ट्रेड करना शुरू करते हैं बिना ड्यूटी पे किए हुए। तो जब ऐसा होता है तो आप कंपनी को मिला है केवल अधिकार, लेकिन कंपनी के ऑफिशियल्स भी जब इस काम को करने लगेंगे तो जो गवर्नमेंट है उसका रेवेन्यू लॉस होगा ना। तो ये चीज़ पसंद नहीं आई, जो मुगल ऑफिशियल्स हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। औरंगजेब को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि भाई हमने कंपनी को ये राइट दिया ड्यूटी फ्री काम करने का, और आपके जितने प्राइवेट जो काम करने वाले वर्कर्स हैं ये भी ड्यूटी फ्री ट्रेड करके मुनाफा कमा रहे हैं। ओके, इससे तो हमारा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ जो औरंगजेब थे उनको पसंद नहीं आई। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब समय से ऐसे बढ़ता जाता है, उसके बाद टाइम निकल जाता है, औरंगजेब चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है, जो बाकी के जो लोग आते हैं जैसे मुर्शिद कुली खां आते हैं, तो मुर्शिद कुली खां को ये बात पसंद नहीं आती है। तो वो क्या करते हैं, कैसे वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई उनको रेवेन्यू का लॉस हो रहा है और कंपनियां उनकी बात को मान नहीं रही हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इनकी सॉवरेनिटी का एक तरह से उल्लंघन होता है। ओके, ये एक फोटो है जो कि ट्रेड के लिए दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से लोकल बोट ब्रिंग्स गुड फ्रॉम शिप्स इन मद्रास, मतलब शिप से कैसे लोकल बोट्स यहाँ पे गुड्स लेकर आ रही हैं। ये 1867 का इमेज है। ओके, तो अब देखिए, अब ये जब चीज़ें हो गई कि रेवेन्यू लॉस हो रहा है, जो नवाब है उनको रेवेन्यू लॉस हो रहा है, अब प्लस कंपनियां किलाबंदी कर रही हैं और प्राइवेट प्लेयर्स भी ट्रेड कर रहे हैं ड्यूटी फ्री, तो जो बाकी ट्रेडर्स होंगे इंडिया के लोकल ट्रेडर्स, उनमें एक तरह से असंतोष पैदा होगा कि भाई ये दूसरे देश की कंपनियां हैं, इनको ड्यूटी नहीं पे करना पड़ता और हम इसी देश की कंपनियां हैं, हमको ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो जो यहाँ के प्राइवेट लोग थे उनके अंदर भी असंतोष बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें मिल करके आप देखेंगे कि एक तरह से जो मुगल उसमें बादशाह थे या फिर जो नवाब थे बंगाल के, उनके ऊपर जो दबाव बढ़ेगा कि यार ये लोग हमारे देश में आकर के हमारे ऊपर ही एक तरह से दबाव बना रहे हैं, ये कौन सी बात हुई। तो जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे एक टेंशन क्रिएट होगा, और टेंशन क्रिएट होने की वजह से क्या होगा फिर कि कल को युद्ध वाली स्थिति बनना शुरू होगी। तो अब समझते हैं हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, ये ट्रेड जो है बैटल्स में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो देखिए, जब तक औरंगजेब था तब तक तो प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही औरंगजेब मरा, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब एंड कंपनी इंटेंसिफाइड। जो नवाब थे, जो बंगाल के नवाब थे, उनके बीच और जो कंपनियाँ, क्योंकि कंपनी जो मेनली बंगाल में ही जो ट्रेड करती थी, क्योंकि बंगाल उस समय के हिसाब से सबसे ज़्यादा कह सकते थे सुख समृद्धि से युक्त प्रांत हुआ करता था भारत का। तो बंगाल में जो नवाब थे, नवाब और जो कंपनी वहाँ पे थी, उन कंपनियों के बीच में टसल स्टार्ट होना शुरू हो गया। ओके, दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, आल्सो स्टॉप्ड इट फ्रॉम फोर्टिफिकेशंस। जो नवाब थे बंगाल के, वो क्या किए, कंपनियों को जो रियायतें मिली थी उनको देना बंद कर दिया कि अब आपको कोई रियायतें नहीं मिलेंगी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो किलाबंदी वाला काम कर रहे हैं आप लोग, जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, इसको तत्काल आप रोकेंगे। ओके, तो मुर्शिद कुली खान नवाब थे बंगाल के, थोड़े कमज़ोर थे उसके बाद, लेकिन फिर भी उतने कमज़ोर भी नहीं थे। अलीवर्दी खां आए, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला आए। तो इस तरह से सिराजुद्दौला तक मामला पहुंच जाता है और बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला ही भाग लेते हैं। तो आइए अब हम पहुंच गए हैं बैटल ऑफ प्लासी तक। तो ये हमने पूरी स्टोरी देखी, पूरी रामकथा समझी कि किस प्रकार से बैटल ऑफ प्लासी तक का एक जो भूमिका बनता है वो तैयार होता है। तो हमने सारा चीज़ इसके पीछे का देख लिया। अब देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी में होता क्या है। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है कि अलीवर्दी खां जो कि 1756 में मर जाते हैं, तो उसके बाद जो सिराजुद्दौला जो हैं ये नवाब बनते हैं बंगाल के। ओके, तो अब जो बैटल ऑफ प्लासी होगा वो सिराजुद्दौला के साथ ही होगा। तो ये सिराजुद्दौला क्या करते हैं, ये कंपनी से कहते हैं कि आप जो है पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर मत करिए, जो भी क्षेत्र हमारे डोमेन में आता है, जो भी क्षेत्र बंगाल के क्षेत्र में आता है, उस क्षेत्रों में आपको पॉलिटिकल अफेयर्स नहीं करना है। आप यहाँ पे ट्रेड करने आए हैं तो कायदे से ट्रेड करिए और चुपचाप चलते बनिए यहाँ से, और फोर्टिफिकेशन किलाबंदी नहीं करना है। दूसरी बात, तीसरी बात, आपको रेवेन्यू पे करना है, आपको राजस्व पे करना है। तो ये 3 बातें सिराजुद्दौला ने कंपनी को की, और कंपनी को जाहिर सी बात ये बात पसंद नहीं आएगी, कंपनी इन बातों के खिलाफ रहेगी। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, कंपनी के ऑफिसर्स आकर निगोशिएशंस करेंगे नवाब के साथ, लेकिन निगोशिएशंस क्या होगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी तो होना है। तो निगोशिएशंस क्या होगा, फेल हो जाएगा। अब जब ऐसा होगा तो नवाब क्या करेगा, नवाब कहेगा अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम किसके पाले पड़े हो। तो नवाब क्या करेगा, 30,000 सैनिक लेकर के, ओके, 30,000 सैनिक लेकर के इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कासिम बाज़ार में है उसको कैप्चर कर लेगा। ओके, तो नवाब 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाज़ार की फैक्ट्री को कैप्चर कर लेगा, और इसके साथ साथ आल्सो कैप्चर द फोर्ट इन कोलकाता, कलकत्ता का जो फोर्ट है, किला है, उसको भी कैप्चर कर लेगा। तो अब यहाँ से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग थे डरपोक कहेंगे ये भाग गए। ओके,
लेकिन होता क्या है कि हियरिंग द न्यूज़, इस न्यूज़ को सुन करके कि फॉल ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता का क्या होगा, फॉल हो गया, कलकत्ता ध्वस्त हो चुका है। कंपनी ऑफिसर्स इन मद्रास, अब ऐसा तो है नहीं केवल बंगाल में ही रहते थे ये कंपनी वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग और भी जगह फैले हुए थे, तो मद्रास में भी इनके लोग थे। तो ये मद्रास से क्या करते हैं, सेना भेजते हैं। किसके किसके कमांड में, रॉबर्ट क्लाइव के कमांड में। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, मद्रास से सेना लेकर चलता है, कहता है कि अभी मैं बताता हूँ कि आप किसके पाले पड़े नवाब को, ठीक है। तो इस प्रकार से वो वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव लेकर चलता है। फिर नेगोशिएशंस होते हैं, लेकिन नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं। अब क्या होता है, अब बैटल शुरू होता है। देखिए बैटल शुरू होता है तो प्लासी का बैटल कब होता है, 1757 में, 1757 में, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक तरफ है नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, दूसरी तरफ है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है अपना ब्रिटिश सैनिकों के साथ है। नवाब सिराजुद्दौला के पास है लगभग 30,000 सैनिक और रॉबर्ट क्लाइव के पास लगभग हैं 6100 सैनिक, 6000 नॉमिनेट करते हैं, तो 6000 सैनिक हैं रॉबर्ट क्लाइव के पास। सोचिए कितना डिफरेंस है, कोई औकात ही नहीं रॉबर्ट क्लाइव की सिराजुद्दौला के सामने। तो रॉबर्ट क्लाइव को पता है कि भाई अगर मैं डायरेक्ट इनसे लड़ूंगा ना तो मैं हार जाऊंगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा छल कपट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर होता क्या है कि ये रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, ये जो सिराजुद्दौला है ना, इनका जो सेनापति है जिसका नाम था मीर जाफ़र, उसको कहता है, उससे मिलता है और कहता है कि देखो भाई मैं तो हमारी संख्या इतनी है नहीं कि हम इनसे लड़के जीत पाएंगे, लेकिन अगर तुम हेल्प करो तो हम इनको हरा सकते हैं, और हराने के बदले, तुम्हारे हेल्प के बदले हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो अब मीर जाफ़र जो कि सेनापति था, उसको राजा बनने का, नवाब बनने का एक ऑफ़र मिला, तो क्यों पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल पसंद आएगा। तो उसने क्या किया, अपने देश से गद्दारी की और अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। तो होता क्या है, जैसे ही युद्ध शुरू होता है, ओके, युद्ध जैसे ही शुरू होता है तो सिराजुद्दौला की तरफ से ये जो मीर जाफ़र होता है ये लड़ता ही नहीं, ये नहीं लड़ता। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब कि इसके साथ जो सेना है वो भी नहीं लड़ेगी, तो जो नवाब थे उनकी सेना ऑलरेडी कम हो जाएगी। और जो रॉबर्ट क्लाइव था, ये रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, ये जंगल में छिपा रहता है, मतलब जैसे ये मैदान है प्लासी का और यहाँ पे जो है जंगल है, यह जंगल में ये छिपा हुआ है अपनी सेना लेकर के और यहीं से हड़का रहा है नवाब को, ओके। और यहाँ मीर जाफ़र बिन सिराजुद्दौला से कह रहा है कि ये संख्या में बहुत ही ज़्यादा है। अब जंगल में छिपे रहने की वजह से इनकी संख्या का अंदाज़ा तो लग नहीं पा रहा था, और मीर जाफ़र इधर कान भर रहा था सिराजुद्दौला का कि देखो यहाँ पे इनके पास बहुत ज़्यादा संख्या, हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे, इनके पास आधुनिक हथियार है, बंदूक वगैरह लिए, हमको ये खत्म कर देंगे। ये तो डराना शुरू कर दिया सिराजुद्दौला को, और डरा के फिर इनको भेज देता है सिराजुद्दौला को, कहता है कि आप चले जाइए महाराज, हम यहाँ पर संभाल लेंगे। उसके बाद ये जैसे ही सिराजुद्दौला यहाँ चले जाते हैं तो दो ही सेनापति थे सिराजुद्दौला के जो कि बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं, बाकी मीर जाफ़र ये तो लड़ता ही नहीं है। और फिर क्लाइव आता है, जो दो सेनापति थे उनको आराम से हरा देता है, जो मेन सेनापति था वो लड़ता ही नहीं है। तो इस प्रकार से धोखे की वजह से, छल कपट की वजह से जो बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है और रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, ओके। अब देखिए होता क्या है कि अब ये जो मीर जाफ़र है ये क्या करता है, एक तरह से नवाब को धोखा देता है और कंपनी की हेल्प करता है। तो कंपनी ने इसको क्या प्रॉमिस किया था कि हम आपको नवाब बनाएंगे, तो यही काम होता है। ये देखिए दो फोटो हैं, एक तरफ है बेचारे सिराजुद्दौला जो कि कहते हैं कि आओ युद्ध करते हैं, और दूसरी तरफ है रॉबर्ट क्लाइव जो कहता है आओ छल करते हैं। तो इस प्रकार से ये तो बेचारे अच्छे तरीके से गए थे, युद्ध करने के लिए गए थे, एक मर्द की तरह युद्ध करने गए थे, और ये एक चोर भीगी बिल्ली की तरह आया, छल किया, इनके ही व्यक्ति को अपने तरफ किया और इनको फंसा दिया और इनको मार डाला। तो क्या होता है, द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम वेरी फेमस। इस तरह से क्या होगा, जब कोई बाहर की कंपनी, कोई यूरोप की कंपनी आ करके यहाँ के लोकल रूलर को अगर हरा देती है, मार देती है, तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे इंडियन पॉलिटिक्स पे। कि जैसे बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था पहले, बंगाल जो आज आप देख रहे हैं तो इस तरह का नहीं था। पहले के बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, आसाम के हिस्से, उड़ीसा के हिस्से, बिहार के हिस्से, ये सब आते थे। तो जब इतना बड़ा सूबा और उसके नवाब को कोई कंपनी बाहर की आके हरा दे, मार डाले, तो इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जो बैटल ऑफ प्लासी है ना, बिकेम फेमस, बहुत फेमस हो जाती है, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ कंपनी ओन इन इंडिया। कि कंपनी का पहला सबसे बड़ा क्या था, विक्ट्री था, विजय था, जो कि इंडिया में उसने जीता था, ओके। अब देखिए रिपरकशंस क्या होते हैं बैटल ऑफ प्लासी के, मतलब बैटल ऑफ प्लासी के क्या परिणाम होते हैं। तो सबसे पहला परिणाम क्या होता है, सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड, सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। और दूसरा परिणाम क्या होता है, मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाता है। तो ये बड़े परिणाम क्या होते हैं, जो बैटल ऑफ प्लासी था उसका होता है। तो ये हमने डियर स्टूडेंट बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पूरी बातें समझ ली कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी शुरू होता है, उसके पीछे की
क्या कहानी थी उसको हमने समझा, और फिर कैसे प्लासी में जो नवाब सिराजुद्दौला थे इनकी हार होती है, इन सब चीज़ों को हमने समझ लिया। आई होप कि आपको पूरी स्टोरी बैटल ऑफ प्लासी की समझ में आ गई होगी कि स्टोरी फॉर्म में, और आपको बोरिंग हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं लगा होगा, और अगर ऐसा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। ओके, एक छोटी सी और चीज़ को देख लेते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है, थोड़ा टॉपिक से डिफरेंट है लेकिन है इसी चैप्टर का, तो इसको हम अलग से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का जो लड़ाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ेंगे, तो फिर इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो स्लेव होते, जो दास होते थे, उनका देखिए ट्रेड किस प्रकार से किया जाता था, एक दूसरे को बांध करके लेकर जा रहे थे। देखिए, द डच ट्रेडिंग शिप रीच सदर्न अफ्रीका इन 17th सेंचुरी। जो डच की ट्रेडिंग जहाज़ था वो 17वीं शताब्दी में कहाँ पहुँचता है, अफ्रीका में पहुँचता है, और इसके साथ ही साथ जो स्लेव ट्रेड होती है वो बिगेन हो जाता है, शुरू हो जाता है। पीपल वर कैप्चर्ड, लोग पकड़े जाते हैं, चेन से बांध दिए जाते थे, और स्लेव मार्केट में जो दासों का मार्केट बाजार होता था उसमें ये बेच दिए जाते थे। ओके, जब स्लेवरी का अंत होता है 1834 में, तो देयर वाज 36,774, इट मीन्स 36,774 प्राइवेटली ओन्ड स्लेव एट केप लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द अफ्रीका। देखिए, जो स्लेव ट्रेड होता था बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता था, लेकिन 1834 में जब ये स्लेव ट्रेड ख़त्म होता है, तो फिर उस समय जो केप ऑफ गुड, जो कि हमने देखा था ना कि जो रास्ता था जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो कि केप ऑफ गुड था, वहाँ पर, केवल वहाँ पर, अकेले वहाँ पर 36,774 स्लेव्स प्राइवेट लोगों के द्वारा ओन किए हुए पाए गए, मतलब कि प्राइवेट लोगों ने अपने पास रखे हुए थे। इतना ज़्यादा मात्रा में स्लेव ट्रेड हुआ था उस समय। ओके, तो अ विजिटर टू केप इन 1824 हैज़ लेफ्ट द मूविंग अकाउंट, मतलब उसने ढेर सारा अकाउंट डेटा उसने छोड़ रखा था, उसकी बेसिस पे ये सारी बातें कही जा रही हैं। हैविंग लर्न दैट देयर वाज टू बी सेल ऑफ कैटल, फार्म स्टॉक एटसेट्रा बाय ऑक्शन, वी हाल्टेड आवर वैगन फॉर पर्पसेस प्रोक्योरिंग फ्रेश ऑक्शन। मतलब वो जो बंदा था जो वहाँ से घूम रहा था, विजिटर था, उसने देखा कि यहाँ पर कैटल का, जैसे जो पशु होते हैं उनका बोली लग रहा है, और उनकी यहाँ पे खरीदी बिक्री हो रही है ऑक्शन के द्वारा। तो उसने ये देख करके रोका कि उसको भी कुछ चीज़ें खरीदनी थी, कि चलो हम भी बैल खरीद लेते हैं, कुछ फ्रेश चीज़ें खरीद लेते हैं। तो वो जब खरीदने आया तो वहाँ पे उसने देखा कि एक महिला थी जो कि अपने 3 बच्चों के साथ थी। ओके, तो ये देखा कि इसको भी मतलब खरीदने के लिए लाया गया था। तो इस प्रकार से आप एक कंडीशन देख सकते हैं, एक वहाँ का उस समय का माइंडसेट देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का माइंडसेट था, और किस प्रकार से मजबूरियाँ थी कि लोगों को, मतलब लोग जो है स्लेव बन रहे थे, और वो अपने मर्जी से नहीं बन रहे थे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती बनाया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियाँ भी थी कि वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, इकट्ठे होकर इसका विरोध नहीं कर पा रहे थे। कई सारी मॉडर्न हिस्ट्री में आप जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ दिखेंगी जहाँ पे आपको कई बार लगेगा कि ये बहुत ही इनह्यूमन जो है कंडीशंस यहाँ पे फेस कर रहे हैं लोग। तो सिंपल सी बात है, कुछ खास इसमें है नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएगा, एक स्टोरी फॉर्म में इसको देख लेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे अपने बैटल ऑफ प्लासी के लिए। ओके, तो ये रहा हमारा आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।